Hello everyone, myself Savita Chaudhary welcomes you in my YouTube channel Horizon of Economics. हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, सांख्यिकीय औसतों के उद्देश्य क्या होते हैं, एक अच्छे औसत के गुण कौन से होते हैं, और इसके अलावा सांख्यिकीय औसतों के प्रकार कौन से होते हैं। तो ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गणितीय औसत, जो कि हम 3 मेथड्स या विधि के द्वारा निकालते हैं। इनमें से समांतर माध्य के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है। तो जब हम औसत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे जो विधि हमारे दिमाग में आती है वो समांतर माध्य ही होता है। और समांतर माध्य जो है वो सबसे औसत निकालने की सबसे सरल विधि मानी जाती है। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य यह वह संख्या है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों को जोड़कर उसकी कुल संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है। अब जो सभी मदें, जैसे इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जैसे कि सपोज हमारे पास x कोई चर है, ये आपका कुछ भी हो सकता है। जो भी आपको प्रॉब्लम दी हुई होती है, चाहे वो विद्यार्थियों के अंक हैं, चाहे वो विद्यार्थियों का पॉकेट मनी है, चाहे वो आपकी 11वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट है, तो उसको हम जो भी आपको डाटा या आंकड़े दिए हुए होते हैं उसको हम x से डिनोट करते हैं। तो सपोज कि x की विभिन्न वैल्यूज यहाँ पे होंगी। ठीक है, मान लिया ये अंक है, तो एक स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त अंक क्या है, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? x1 से, दूसरे स्टूडेंट की x2, तीसरे स्टूडेंट की x3, नेक्स्ट स्टूडेंट की x4 और नेक्स्ट स्टूडेंट की x5। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, x6, x7, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उतने ही हमारे पास क्या होंगे, डाटा यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो सरल जो समांतर माध्य है वो क्या दिखाता है? यह वह संख्या है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों, कितने मद हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, सभी मदों को जोड़कर, अब हम इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब इसके जोड़ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सिग्मा। कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं? सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है? समेसन। समेसन का मतलब क्या होता है? जोड़। किस चीज का जोड़ है? x। ये जो श्रृंखला है हमने इसको क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स आपको दिए हुए होंगे इन सभी को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, जिसको हम किससे दिखाते हैं? सिग्मा x। अब कहता है कि सभी मदों को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है। अब कुल संख्या हमारे पास कितनी संख्या है? जो ये आइटम्स हैं, जो ये मदें हैं, कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे इसको हम n से डिनोट करेंगे। n यहाँ पे किसको दिखाता है? नंबर्स को दिखाता है। तो यहाँ पे n हमारे पास कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन आपको समझने में आसानी होगी कि समांतर माध्य वह संख्या है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है। हमने जब पिछले वीडियो में इस चैप्टर को डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था, इसका एक इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें हमने कहा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को औसत या माध्य के नाम से भी जाना जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का वो जो माप जिसे माध्य के नाम से जाना जाता है वो कौन सा होता है? समांतर
माध्य। समांतर माध्य को हम माध्य के नाम से या मीन के नाम से भी जानते हैं। समांतर माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। x बार, ये क्या रीड किया जाएगा, कैसे पढ़ेंगे हम इसको, x बार। जब भी हम x बार लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, समांतर माध्य या मीन, इसको हम मीन बोलते हैं। तो जब हम x के ऊपर ये बार लगा देते हैं, नीचे ये कोई बार नहीं है, ऊपर जो है ये बार होता है, ऐसे आप इसको लिखोगे x बार, तो ये x बार क्या होता है, समांतर माध्य होता है। तो सांख्यिकी के अंदर जब भी आप x के ऊपर बार लगा देते हो उसको हम पढ़ते हैं x बार, तो वो किसको दिखाता है, आपके समांतर माध्य को दिखाता है। तो इस प्रकार से समांतर माध्य क्या होता है कि जब हम श्रृंखला के सभी मदों को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग कर देते हैं तो जो अंक हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। इसे हम जो है, सपोज हमने यहाँ पे x1 x2 जो लिया था, तो ये अगर कोई नंबर होते और ये नंबर होते, x1 की जगह होता यहाँ पे 5, 10, 15, 20 और 25, जैसा कि हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, 5 + 10 + 15 + 20 + 25, ये हो जाएगा आपके पास 75 डिवाइडेड बाई मदों की संख्या। अब मदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये है हमारे पास 5, तो 5 से हम इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये किसके बराबर आ जाएगा, 15 अंक। तो सपोज ये जो उदाहरण है वो क्या कहता है कि 11वीं कक्षा के 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी आपको दिया हुआ हो सकता है, विषय हो सकता है कि सांख्यिकी के अंदर 5 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसमें आप बताओगे सभी जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा प्राप्त अंक को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितने विद्यार्थी हैं उससे भाग कर देंगे, उसके बाद जो अंक आएगा वो आपके किसको दिखाएगा, समांतर माध्य को दिखाएगा। अब हम बात करते हैं समांतर माध्य के प्रकार। समांतर माध्य कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। हम दोनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पहले सरल समांतर माध्य पढ़ेंगे। सरल समांतर माध्य की गणना की विधियां कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सरल समांतर माध्य क्या होता है। सरल समांतर माध्य वह माध्य होता है जिसके अंदर जो हमारी श्रृंखला होती है, श्रृंखला के अंदर जितनी भी मदें होती हैं उन सभी को समान महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि मान लिया हमारे पास x1 x2 जो हमारी सीरीज है, जो x की हमारी सीरीज है x, उसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, x1 x2 x3 x4, जितनी भी वैल्यूज उनमें सभी को समान वेट दिया जाता है, चाहे वो x1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4, तो इन चारों को एक जैसा महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इसकी गणना 2 बार कर रहे हैं या इसको हम 4 बार जोड़ रहे हैं, तो अलग अलग वेट नहीं दिया जाता, समान वेट दिया जाता है, समान भार जो है दिया जाता है। तो समान महत्व देने की वजह से हम इसको बोलते हैं सरल समांतर माध्य। तो सरल समांतर माध्य की गणना की विधियां कौन सी होती हैं। सरल समांतर माध्य को हम कई प्रकार से माप सकते हैं। उसके लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारी सीरीज है वो किस प्रकार की है। हमने हमारे पास जो श्रृंखला है वो 3 प्रकार की हो सकती हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला
या अखंडित श्रृंखला। कोई भी मेथड लगाने से पहले, कोई भी विधि लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारी श्रृंखला का प्रकार कौन सा है, और श्रृंखला के प्रकार को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले ये देखना चाहते हैं कि सीरीज जो है वो कैसी है और उसको हम कैसे पहचानें। तो हमारी सीरीज 3 प्रकार की होती है, श्रृंखला हमारी 3 प्रकार की हो सकती है। पहली है व्यक्तिगत श्रृंखला, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी है खंडित श्रृंखला, डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी है अखंडित श्रृंखला, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इससे पहले कि हम सरल समांतर माध्य को निकालने की विधियां देखें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे पहचाने कि हमारी श्रृंखला जो है वो कौन सी है, क्या वो व्यक्तिगत है या खंडित है या अखंडित है। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि व्यक्तिगत श्रृंखला क्या होती है, खंडित श्रृंखला कौन सी होती है और अखंडित श्रृंखला कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला हमारी कौन सी होती है। व्यक्तिगत श्रृंखला वह होती है, यह वह श्रृंखला होती है जिसके अंदर प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ कि व्यक्तिगत श्रृंखला जो है वो कौन सी होती है, जिसमें प्रत्येक इकाई को का माप जो है वो अलग अलग प्रकट किया जाता है। सपोज कि अगर हम कहें 11वीं कक्षा के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 10 के बराबर है, 10 विद्यार्थी हमारे पास हैं, तो इसका मतलब n कितना हो गया हमारे पास 10। अब हम कहें कि विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी के अंदर प्राप्त अंक किस प्रकार से हैं, 5, रोल नंबर 2 के द्वारा 5, या हम कहें कि 3 विद्यार्थियों के द्वारा 5 5 5 अंक प्राप्त किए गए हैं, 2 विद्यार्थियों के द्वारा 8 8 अंक प्राप्त किए गए हैं, 3 विद्यार्थियों के द्वारा 10 10 10 अंक प्राप्त किए गए हैं, और 2 स्टूडेंट्स के द्वारा 12 12 अंक प्राप्त किए गए हैं। अब हमारे पास ये कितने हो गए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारे पास विद्यार्थी कितने हो गए हैं, 10। अब यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी के हमने अलग अलग माप जो है वो ले लिए। हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, अलग अलग है। एक स्टूडेंट के 5, दूसरे स्टूडेंट के 5, तीसरे स्टूडेंट के 5। ये जो हमने लिए हैं वो हमने सरलता के लिए लिए हैं। ये आपके नंबर जो है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, यहाँ पे 5, ये 8, फिर 10, फिर 5, फिर 8, किसी भी जो है टाइप से ये हो सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि 10 विद्यार्थियों का जो डाटा हमारे पास इस प्रकार से दिया जाता है, अलग अलग माप सभी का दिया है, अलग अलग नंबर सभी के दिए हुए हैं, तो ये होती है आपकी व्यक्तिगत सीरीज। यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी का जो है अंक हमने अलग से लिखा है, किसी प्रकार का कोई समूह नहीं बनाया। इसको हम बोलते हैं असमूहित आंकड़े। क्या बोलते हैं, असमूहित आंकड़े, अनग्रुप्ड डाटा। ये होता है हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा। आंकड़े जो है उनका किसी प्रकार का कोई, जैसे आंकड़े हमें मिले वैसे ही आंकड़े हमने यहाँ पे लिख दिए। ये 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं और ठीक है कम भी हो सकते हैं। तो जब हम जैसा आंकड़ा हमारे पास हमें प्राप्त होता है हम उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं असमूहित या अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो जब ऐसे डाटा, जब प्रत्येक विद्यार्थी का जो हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है, जो डिटेल हमारे पास है, जो इंफॉर्मेशन जो है उपलब्ध होती है, अनुसंधानकर्ता उसको उसी रूप में लिख देता है, तो वो होती है आपकी व्यक्तिगत सीरीज या श्रृंखला। व्यक्तिगत
श्रृंखला। अब हम इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई का माप अलग अलग प्रकट किया जाता है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। तो इस प्रकार से हमारे पास जब कोई श्रृंखला होती है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला के केस में हम कैसे सरल समांतर माध्य निकालते हैं। दूसरी होती है हमारे पास खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला कौन सी होती है? अब हमारे पास हमने देख लिया कि व्यक्तिगत श्रृंखला कौन सी है। व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हम सरल समांतर माध्य उस अवस्था में निकालते हैं जब हमारे पास डाटा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, या हमें डाटा जो है वो इस टाइप से प्रोवाइड करवाया गया है कि वो व्यक्तिगत श्रृंखला टाइप का है, और हमें बोला जाता है कि व्यक्तिगत श्रृंखला के केस में आप सरल समांतर माध्य निकालिए। अब ये भी हो सकता है कि व्यक्तिगत श्रृंखला को हम खंडित श्रृंखला के अंदर कन्वर्ट कर लें, इसको व्यक्तिगत श्रृंखला को ही हम खंडित श्रृंखला में बदल सकते हैं, या फिर आपको जो डाटा है वो इस प्रकार से दिया जाए। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो आंकड़े हैं वो व्यक्तिगत श्रृंखला के नहीं हैं, खंडित श्रृंखला के हैं? तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे x किस प्रकार का था, 5, 5, 5। उसके बाद दो जो विद्यार्थी हैं उनके 8-8 नंबर थे। उसके बाद 3 विद्यार्थियों के 10-10 नंबर थे। उसके बाद 2 विद्यार्थियों के 12-12 नंबर थे। तो इस प्रकार से जब हमारे पास आता है और n हमारे पास यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, n हमारे पास कितने हैं, 10 के बराबर है। किसके बराबर है? 10 के बराबर है। n हमारे पास 10 है, यानी विद्यार्थियों की संख्या जो है वो आपके पास 10 के बराबर है। अब ये जो आंकड़ा है वो किसको दिखाते हैं आपके? ये हमें दिखाता है कि ये एक व्यक्तिगत श्रृंखला है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लिखें, अगर ये आपको इस प्रकार से दिए हुए हों, यहाँ पे अंक जिसको आपने x से डिनोट किया, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दी हुई है नीचे, और इसको एक आपको जो है थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से दिया जाता है, एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में आपको दिया जाता है। आप देखते होंगे बुक के अंदर जो है कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, और तो वो टेबल किस बिहाफ पे बनाई जाती हैं, आज हम आपको ये बताएंगे कि डिस्क्रीट सीरीज जो है या व्यक्तिगत श्रृंखला को हम कैसे खंडित श्रृंखला में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपको कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्तिगत श्रृंखला है या खंडित श्रृंखला है। अब हमारे पास अंक क्या है, हम बात करें अंक है 5। अब 5 अंक कितनी बार दिया हुआ है, 1, 2, 3। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कि 3 विद्यार्थियों के 5-5 अंक हैं, या 5 अंक 3 विद्यार्थियों के हैं। उसके बाद है 8, हम लिखते हैं यहाँ पे 8 कितने विद्यार्थियों के हैं, ये हैं आपके 1, 2 विद्यार्थियों के 8 हैं, ठीक है। उसके बाद 10, 1, 2, 3, 10 अंक 3 विद्यार्थियों के हैं, और 12 जो अंक हैं वो आपके 2 विद्यार्थियों के हैं। ऐसे तो जब आपके पास एक टेबल इस प्रकार से दी हुई होती है जिसमें अंक दिए हुए होते हैं और विद्यार्थियों की संख्या, और आप उसको कैसे रीड कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं ऐसी टेबल से, उसमें हम ये देखते हैं कि 5 अंक 8 विद्यार्थियों के हैं, जब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इस प्रकार की होती है कि 5 अंक 3 विद्यार्थियों के हैं, 8 अंक 2 विद्यार्थियों के हैं, 10 अंक 3 विद्यार्थियों के हैं, और 12 अंक 2 विद्यार्थियों के हैं, तो ऐसी अवस्था में ये जो आपके पास टेबुलर फॉर्म है, व्यक्तिगत सीरीज को ही टेबुलर फॉर्म में लिखा है, तो ये टेबुलर फॉर्म जो है वो किसको दिखाती है, आपकी खंडित श्रृंखला को दिखाती है। डिस्क्रीट सीरीज ये होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का डाटा अगर होता है। अब ये था हमारा असमूहित
आंकड़ा, ये जो आंकड़े थे हमारे अनग्रुप्ड डेटा, असमूहित आंकड़े, इसको हमने समूहित कर लिया। ये आपका क्या है, समूहित आंकड़े। हमने इसको समूहों में कन्वर्ट कर दिया कि जो 5 अंक हैं वो 3 विद्यार्थियों को। इसमें हमें देखने से ही पता चलता है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा, जैसे n यहाँ पे अगर मान लिया 30 हो जाता, n यहाँ पे 30 हो जाता, तो उस अवस्था में व्यक्तिगत सीरीज या व्यक्तिगत श्रृंखला को यूज करना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होता। तो इसलिए उस अवस्था में हम क्या करते हैं, उसको समूहित, उन आंकड़ों को हम क्या कर लेते हैं, समूहित आंकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं, या ग्रुप्ड डाटा उसको बना लेते हैं। तो जब भी ग्रुप्ड डाटा आता है तो समझ लेना कि आपके पास ये व्यक्तिगत श्रृंखला नहीं है, तो वो क्या होगी, आपकी या तो खंडित श्रृंखला होगी या फिर तत् श्रृंखला आपकी होगी। तो इस प्रकार से हमारी हो जाएगी खंडित श्रृंखला। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि खंडित श्रृंखला क्या होती है। खंडित श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक मद का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है। इसमें देखने से हमें नहीं पता चलता, हो सकता है ये अलग अलग लिखे हो, यहाँ तो हमने 5 को एक साथ लिखा है तो हमें पता लग रहा है। अदरवाइज कई बार हमारे पास जो आंकड़े दिए हुए होते हैं उसके अंदर जो ये अंक हैं आपके, वो काफी दूर दूर, तो उसमें बड़ा टाइम जो है कंज्यूमिंग होता है, लेंथी प्रोसेस होता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास ये क्या होता है, समूहित आंकड़े अगर दिए हुए होते हैं तो इसमें प्रत्येक मद का निश्चित माप हो जाता है कि 5 जो है वो 3 विद्यार्थियों के हैं, 8 2 विद्यार्थियों के। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो अब ये डेफिनेशन मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि प्रत्येक मद का एक निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी पुट किया है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि अंक जो है वो 5 अंक 3 विद्यार्थियों के, 8 2 विद्यार्थियों के, 10 5 विद्यार्थियों के, 15 2 विद्यार्थियों के और 20 अंक एक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी हो जाएगी डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रृंखला। ठीक है, अब हमारे पास आती है तीसरे नंबर की श्रृंखला। हमने डिस्कस किया था कि श्रृंखला 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरी है आपकी खंडित श्रृंखला या डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी है आपकी सतत श्रृंखला या अखंडित सीरीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब 2 प्रकार की श्रृंखला की हमने बात की, और तीसरी प्रकार की श्रृंखला कौन सी होती है, ये होती है सतत श्रृंखला। ये वो श्रृंखला होती है जिसके अंदर जो इकाइयां हैं उनका निश्चित माप संभव नहीं होता। मतलब हमारी जो मदें हैं, डाटा है, वो अलग अलग से नहीं दिया जाता। अभी हमने कहा था ना कि 5 जो है वो 3 बार है, 5 5 5 5 3 बार दिया हुआ था, तो हमने इसको बना दिया था कि 5। अब कई बार ऐसे आंकड़े होते हैं जिनको एक निश्चित नंबर देना संभव नहीं होता, या वो एक पूर्णांक के रूप में नहीं होते। वो क्या हो सकते हैं आपके, जैसे हमारे पास हाइट है, ऊंचाई को कैसे माप लेते हैं हम कि 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच, 6 फीट 5 इंच। तो जब हाइट इस प्रकार से दी हुई होती है तो वो 5 और 6 के बीच में, इसके बीच में भी कोई हम माप सकते हैं किसी चीज को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, या हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम यूज करते हैं। या हमारे पास क्या होता है कि मान लिया स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और हम उसको 5 नंबर कितने स्टूडेंट्स क्या है ऐसे ना करके हम उस डाटा को और भी मिनिमाइज कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 0 से 5 के बीच में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 4 है। 5 से 10 के विद्यार्थियों 5 से 10 के बीच में जो अंक विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं तो वो 2 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। और 10 से 15 के बीच में हमारे पास 4 विद्यार्थी हैं। 15 से 20 के बीच में हमारे पास 1 विद्यार्थी है। तो इस प्रकार से जब हम डाटा हमारे पास दिया हुआ होता है, वो एक
एक पर्टिकुलर नंबर के रूप में नहीं होता, बल्कि एक रेंज के रूप में होता है। रेंज मतलब 5 से 10 के बीच में, 5 0 से 5 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे अंक और ये हो जाएंगे विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम क्या दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जब आपको सीरीज के साथ, श्रृंखला के साथ आवृत्तियां दी हुई होती हैं, या विद्यार्थियों की संख्या दी हुई होती है, या मजदूरों की संख्या दी हुई होती है, यहाँ मजदूरी और मजदूरों की संख्या दी हुई होती है, तो इस प्रकार से, या यहाँ पे आय का डाटा दिया होता है और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस की, व्यक्तियों की संख्या दी हुई होती है, तो उस संख्या को हम एफ से डिनोट करते हैं यहाँ पे। और एफ से क्यों डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है आवृत्ति। क्या होता है, एफ यहाँ पे किसको दिखाता है, आवृत्ति को दिखाता है। इसको हम एफ से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको हम आवृत्ति को इंग्लिश में हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एफ की वजह से हम इसको एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। जब आपको सीधा यहाँ पे एक्स दे दें, यानी एक टेबल दी हुई है आपको और सीधा यहाँ पे एक्स लिखा जाता है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो समझ जाना कि यहाँ पे जो आपकी मद लिखी हुई है, जो आइटम आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे एफ का मतलब है कि ये जो 10 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है श्रृंखला के अंदर। तो यहाँ पे इट मीन्स ये 10 श्रृंखला में 7 बार रिपीट हुआ है। तो इस टाइप से ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है कि मतलब ये जो 10 है इसकी आवृत्ति श्रृंखला में कितनी बार हुई है, 10 श्रृंखला में 7 बार आया है, ठीक है, 12 श्रृंखला में 5 बार आया है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी किसको दिखाती है, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम अ नंबर इज रिपीटेड इन द सीरीज। एक नंबर सीरीज के अंदर या श्रृंखला के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी होता है, आपकी खंडित श्रृंखला में भी फ्रीक्वेंसी होती है। जब फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो आप समझ जाना कि ये खंडित श्रृंखला है, अगर आपके नंबर इस प्रकार के हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपकी मदें एक रेंज के रूप में है, ठीक है, आपको जो है वर्ग दिया जाता है 0 से 5 वर्ग के बीच में 4 विद्यार्थी, 5 से 10 के बीच में 2, तो जब वर्ग दिया जाता है तो समझ जाना कि ये आपकी सतत या अखंडित श्रृंखला है। तो सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं। तो फ्रीक्वेंसीज जहां दी हुई होती है वो आपका ग्रुप डाटा होता है, समूहित डाटा होता है, तो उसमें आपकी या तो खंडित सीरीज मिलेगी या फिर सतत सीरीज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें खंडित श्रृंखला में आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा, ठीक है, अलग से मद जो है वो दी जाती है, और यहाँ पे आपको एक वर्ग दिया जाता है। 0 से 10 के बीच में 3 विद्यार्थी, 10 से 20 के बीच में 2 विद्यार्थी, 20 से 30 के बीच में 4 विद्यार्थी और 30 से 40 के बीच में 6 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से ये इसकी जो है पहचान होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी जो श्रृंखला है वो कौन सी है, वो व्यक्तिगत है, खंडित है या अखंडित है। इसके बाद अब हमने देख लिया कि श्रृंखला को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा सरल समांतर माध्य को निकालना। सरल समांतर माध्य को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगत श्रृंखला, इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप्ड डाटा आपका होता है। आज हम डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत श्रृंखला में सरल समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। इसके अंदर हमारे पास 2 विधियां होती हैं व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर। अब 2 विधियां हैं जिसकी सहायता से हम सरल समांतर माध्य निकालेंगे। दोनों विधियां हम कब यूज करेंगे, आज हम इस वीडियो में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है आपके पास प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है लघु विधि। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्यक्ष विधि जो है हम कब यूज करते हैं। जब हमारे पास
श्रृंखला के अंदर मदों की संख्या दैट इज n हमारे पास क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी श्रृंखला का साइज हमारे पास छोटा होता है। तो जब n हमारे पास कम होता है, मदों की संख्या हमारे पास जब क्या होती है, कम होती है, तो उस अवस्था में हम प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। एक आम इंसान जब औसत की बात करता है तो उसके दिमाग में जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास वो प्रत्यक्ष विधि ही होती है। प्रत्यक्ष विधि के केस में हम सरल समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। एक आम आदमी सिर्फ इसी विधि को जानता होता है कि जब वो औसत निकालते हैं तो वो औसत कैसे निकाला जाता है, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। अब हमने देख लिया कि सिग्मा x का मतलब हमारे पास क्या होता है, समांतर माध्य। आप ऐसे दिखा सकते हो कि x बार डिनोट्स या x बार यहाँ पे दर्शाता है आपके समांतर माध्य को, n किसको दिखाता है, मदों की संख्या, और सिग्मा x किसको दिखाता है, आपकी जितनी भी मदें दी गई हैं उन सभी की जोड़ को दिखाता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ आइटम, जितने भी आइटम्स हमारे पास दिए गए हैं उन सभी के जोड़ को दिखाता है। तो ये किसको दिखाता है, आपकी मदों के जोड़ को दिखाता है। तो ये तीनों चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि में हमारा जो सूत्र होता है वो होता है वेरी सिंपल, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं। उदाहरण है, प्राप्तांक इस प्रकार से दिए गए हैं 5, 10, 15, 20, 25। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। सिग्मा x यानी जो हमारे पास x दिया हुआ है x1, x2 अप टू x5, इन सबको हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 75। n कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। n कितने हैं, 5। सिग्मा x किसके बराबर है, 75। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बार यानी माध्य किसके बराबर आ जाएगा, 15 अंक। तो 15 अंक यहाँ किसको दिखाते हैं, आपके औसत अंकों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे समांतर माध्य किसके बराबर आ जाएगा, 15 अंक के बराबर आ जाएगा। तो ये थी हमारी प्रत्यक्ष विधि। दूसरी हमारे पास है, हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत श्रृंखला की। व्यक्तिगत श्रृंखला में सरल समांतर माध्य निकालने के लिए हम दो विधियों का यूज कर सकते हैं, दो विधियों को प्रयोग कर सकते हैं। पहला जो अभी डिस्कस किया हमने, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा हम बात करेंगे लघु विधि। तो लघु विधि को हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास श्रृंखला के अंदर मदों की संख्या ज्यादा होती है, यानी जब हमारे पास n मदों की संख्या क्या होती है, n वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो उस अवस्था में हम क्या यूज करते हैं, लघु विधि यूज करते हैं। लघु विधि किसको दिखाती है आपकी, कि कैसे हम अपने जो कैलकुलेशन है, अब अलग अलग विधि क्यों यूज करते हैं, आंसर हमारा ऑलमोस्ट सेम आता है, लेकिन हम अलग अलग विधि क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाए। तो लघु विधि के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को हम x बार से ही डिनोट करेंगे। इसमें हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे a किसको दिखाता है, यहाँ a दिखाता है आपकी अज्यूम्ड मीन को, अज्यूम्ड मीन दैट इज, ये मीन है। मीन क्या है, माध्य, माध्य है, लेकिन ये माध्य नहीं है, x बार नहीं है, ये x बार नहीं है, क्या है,
एक कल्पित माध्य है। तो आप इसको हिंदी में क्या कहेंगे? काल्पनिक या कल्पित माध्य। हम सरल समांतर माध्य को निकालने के लिए सबसे पहले श्रृंखला का कोई एक जो मद है या आइटम है उसको अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। उसके बाद जितनी भी श्रृंखला में हमारे पास मदें दी हुई हैं, x के अंदर हमारे पास जो x1 x2 जितने भी आइटम्स हमारे पास दिए हुए होते हैं, उन सभी में से क्या करेंगे? सपोज कि हमने इसको एक अज्यूम्ड मीन मान लिया x2 को, तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक में से यहाँ पे प्रत्येक जो आइटम है या मदें हैं हमारी x1 माइनस x, सॉरी 2 दो बार लिखा गया, x1 x2 x3 x4 एंड xn। तो x1 माइनस x3 x2 माइनस x3, यानी ये जो अज्यूम्ड मीन हमने लिया है x3 माइनस x3 x4 माइनस x3। तो ऐसे ही ये अप टू कहाँ तक चला जाएगा? xn माइनस x3। मीन्स सभी जो x की जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं या मदें हैं, उसमें से हमने उस कल्पित माध्य को माइनस कर दिया, घटा दिया। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं डेविएशन, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। इसका अभिप्राय क्या होता है? ये किसको दिखाता है? आपके डेविएशन को दिखाता है। हिंदी में आप इसको बोलोगे विचलन। अब आप सोचते होंगे कि ये हमने क्यों निकाला? ये हमने इसलिए निकाला ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए? सिंप्लीफाई हो जाए। उसको छोटा करने के लिए हमने क्या किया? प्रत्येक मद में से किसी आइटम को घटा दिया। और ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी समांतर माध्य है, समांतर माध्य दैट इज x बार, इसकी एक विशेषता होती है कि जब हम x के प्रत्येक मूल्य में से कोई कांस्टेंट को घटाते हैं, ये कांस्टेंट हमने यहाँ पे क्या ले लिया? अज्यूम्ड मीन जो लिया है, तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन है वो भी उसमें से वो कांस्टेंट घट जाता है। एक उदाहरण मैं यहाँ पे देती हूँ कि मान लिया हमारे पास x बार जो है वो 10 है, ठीक है, और हम x की प्रत्येक, इसके बाद ये 10 निकालने के बाद हम क्या करते हैं? जिस सीरीज का, जिस श्रृंखला का हमारा ये समांतर माध्य है, उसमें से हम 3 को घटा देते हैं। प्रत्येक मद में से x1 x2 प्रत्येक मद में से हम क्या करते हैं? 3 को घटा देते हैं। तो हमारा अरिथमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा? इसका 7 हो जाएगा। दैट इज 7 किसको दिखाता है यहाँ पे? 10 माइनस 3 को। तो वो कांस्टेंट हमारे औसत से भी घट जाता है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ फॉर्मूले के अंदर a को प्लस कर देते हैं ताकि हमारा जो अरिथमेटिक मीन है उसकी वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि हमने इस कांस्टेंट को यहाँ इसलिए घटाया था, इसलिए यहाँ पे कम किया था ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए और मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, छोटी हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो है प्रत्येक मद में से यहाँ पे हमने कल्पित माध्य को निकाल के जो विचलन निकाला है, और अरिथमेटिक मीन सेम आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर a को जोड़ देते हैं। अब सिग्मा x तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि x की प्रत्येक मद में से हमने यहाँ पे विचलन ले लिया है, तो हम यहाँ पे d यूज करते हैं। d किसको दिखाता है? आपके यहाँ पे d दिखाता है x की प्रत्येक मद में से जो हमने अज्यूम्ड मीन लिया है उसके विचलन को दिखाता है, x माइनस a को दिखाता है। तो यहाँ पे जब हम सिग्मा d डिवाइडेड बाई n करते हैं तो उसे हम साथ में ही एडजस्ट कर देते हैं। तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? उस अज्यूम्ड मीन को जो हमने प्रत्येक मद में से घटाया था उसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा जो है लघु विधि का अलग हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा x बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाई n। d क्या है यहाँ पे? डेविएशन फ्रॉम
अज्यूम्ड मीन। ठीक है, प्रत्येक मद में से ये इसके विचलन को दिखाता है। डी से हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि विचलन को हम इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये बहुत क्लियर हो जाएगा। उदाहरण है हमारा, एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं, या एक कक्षा के 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र में प्राप्तांक इस प्रकार हैं। ये अंक आपको दिए गए हैं और ऊपर आपको लिखा गया है कि जब आपको कुछ नहीं दिया होता और आपको एक सीरीज दी हुई होती है और आपको लगता है कि मदों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस अवस्था में आप प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लघु विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिया हुआ होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि लघु विधि द्वारा समांतर माध्य निकालिए, तो उस अवस्था में आपको लघु विधि को ही यूज करना है। हमने पिछले उदाहरण को ही एक्सपेंड किया है, उसी के अंदर हमने नंबर ऑफ आइटम्स या मदों की संख्या को बढ़ा दिया है थोड़ा सा, और इसे हम देखेंगे कि हम लघु विधि से कैसे निकालेंगे। प्राप्तांक है हमारे पास 5, 10, 15 अप टू 50, 5 से 50 तक हमारे पास जो है वो अंक दिए गए हैं। अब इसमें से हमने क्या किया, एक अंक को हमने कल्पित माध्य मान लिया। मैंने यहाँ पे कल्पित माध्य किसको माना है? 30 को। ये जरूरी नहीं है कि हम इसको ही कल्पित माध्य माने, आप 25 को मान सकते हो, 35 को मान सकते हो या 20 को मान सकते हो। ये कोई भी नंबर जो है हम यहाँ से उठा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर हम इसके बीच की ही वैल्यू उठाते हैं, तो मैंने यहाँ पे 30 को कल्पित माध्य माना है, अज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे 30 माना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए, यानी ए क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 30। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डेविएशन। ठीक है, विचलन निकालेंगे। विचलन का मतलब ये है कि प्रत्येक मद में से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डी किसके बराबर होता है, जो x माइनस ए, एक्स की जितनी भी वैल्यूज हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं, 5, 5 माइनस 30, 5 माइनस 30, हम बात कर रहे हैं विचलन की। तो विचलन हम कैसे निकालते हैं, इट मीन्स जो 5 है वो हमारे जो कल्पित माध्य है उससे कितना कम या ज्यादा है। तो अगर 5 कम है 30 से तो माइनस में हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर ज्यादा है कोई चीज तो उसके लिए प्लस में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 30, 10 माइनस 30, 15 माइनस 30। ऐसे ही प्रत्येक वैल्यू में से हम अपने कल्पित माध्य को जब घटाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इस प्रकार से आ जाती हैं, -25, -20, -15, -10, 0, और इधर जो है वो वैल्यूज हमारे पास प्लस के आ जाती हैं, 5, 10, 15, 20। अब हमने क्या करना है, इस डेविएशन को या विचलन को जोड़ देना है, क्योंकि ये है हमारे पास सिग्मा डी। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। अब सिग्मा डी कितना है तो हम क्या करेंगे, इस डेविएशन को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास माइनस टर्म ज्यादा है या प्लस की टर्म्स जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारी जो टर्म्स हैं वो माइनस की ज्यादा है, क्योंकि +20 -20 से कैंसिल हो गया, +15 -15 से कैंसिल हो गया, +10 -10, +5 -5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता है, सिग्मा डी के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा डी इज इक्वल टू -25। अब हमारे पास क्या आ गया, अज्यूम्ड मीन आ गया और सिग्मा डी आ गया। तो सिग्मा डी क्या हो जाएगा, -25 डिवाइडेड बाई एन। एन किसके बराबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एन हमारा है 10 के बराबर। तो ये हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, x बार सरल समांतर माध्य, और ये पुट कर दिया हमने। जब हमने इसको सोल्व किया, -25 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया आपका 2.5। ठीक है, 30, ये माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा हमारे पास -2.5। ठीक है,
और 30 माइनस 2.5, क्योंकि माइनस टर्म में आई है, ये माइनस टर्म में आएगा 2.5, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2.5। तो x बार किसके बराबर हो जाएगा, 27.5, 27.5 के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि लघु विधि के द्वारा हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज हमने डिस्कस किया व्यक्तिगत सीरीज, व्यक्तिगत श्रृंखला या इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रृंखला में हम सरल समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। हमने डिस्कस किया कि व्यक्तिगत श्रृंखला में सरल समांतर माध्य हम दो प्रकार से डिस्कस करते हैं या दो विधियों को हम यूज करते हैं। पहला हमने डिस्कस किया डायरेक्ट मेथड, दैट इज प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हमने देखा कि जो नॉर्मली जो चीज समझी जाती है, औसत को या सरल समांतर माध्य को हम सिग्मा x डिवाइडेड बाई n से लेते हैं, तो वो आपकी व्यक्तिगत श्रृंखला या अनग्रुप्ड डाटा की प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाला गया सरल समांतर माध्य होता है। दूसरा हमने आज डिस्कस किया कि व्यक्तिगत सीरीज में अगर हमारे मदों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो हम इसका एक और मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लघु विधि। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। अब आपने देखा कि हमने उसको कैसे कैलकुलेशन को शॉर्टकट किया। ये होता है शॉर्टकट मेथड, जिसके अंदर हम अर्थमेटिक मीन में क्या ले लेते हैं, एक कल्पित माध्य प्लस सिग्मा डी विचलनों का जोड़ डिवाइडेड बाय मदों की संख्या। तो इसके द्वारा हमने आज डिस्कस किया कि कैसे हम सरल समांतर माध्य निकालते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। थैंक यू। Hope you learned a lot from my video. Thanks for watching my video. If you like, you can share my video and subscribe my channel. Thank you very much.